भूख के बारे में सोचिए, आपको कैसे पता चलता है कि आपको कब भूखे हैं? खाने के समय हो गया, या एहसास करने के लिए आपको हमेशा काउंटर पर कुकी देखने की जरूरत नहीं होती। भूख गैरचेतन रूप से संचालित होती है। आपके शरीर में बहुत से फीडबैक चक्र है जो धीरे धीरे आपको बता देते हैं कि कब दोबारा खाने का समय हो गया। यह फीडबैक चक्र आपके चारों और आपके भीतर होने वाली चीज़ों पर नजर रखते हैं। आपके पूरे शरीर में प्रभावित होने वाले हार्मोनों और रसायनों की बदौलत लालसा उत्पन्न हो सकती है। अचानक ही आपको भूख लगने लगती है, हालांकि आपको पता नहीं होता है कि आपको यह एहसास कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको बता चुके हैं कि ये मेरे अवचेतन मन जो है ये सब काम अपने आप कर लेता है। तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या था। ये हमारी आदतों के संबंध में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक है। आपको आदत शुरू करने के लिए संकेतों के बारे में जागरूक होने की जरूरत नहीं होती है। आपको अवसर का संकेत दिखाई देता है और आप चेतन ध्यान दिए बिना उस पर काम कर देते हैं। इसी वजह से आदतें इतनी ज़्यादा उपयोगी होता है। लेकिन इस वजह से बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे आदत होने पर आपका स्वचालित और गैर चेतन मस्तिष्क आपके कामों को निर्देशित करता है। आप पुराने ढंगों पर चले जाते हैं और आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक कि आपको नहीं पता है तब तक हो सकता है कि आपको यह पता ही न चले कि आप जब भी हंसते हैं तो मुंह पर हाथ रख लेते हैं, या आप प्रश्न पूछते हैं तो पहले माफ़ी मांगते हैं, या आप में से दूसरे लोगों के वाक्य पूरा करने की आदत है। आप इन आदतों को जितना ज़्यादा दोहराते हैं आप अपने कामों या उनके कारणों पर उतना ही कम प्रश्न करते हैं। मैंने एक बार रिटेल क्लर्क के बारे में सुना था जिसे यह निर्देश दिया गया था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस खत्म कर लेता है तो खाली गिफ्ट कार्ड को काट दे। एक दिन क्लर्क ने गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले कुछ ग्राहकों से पैसे लिए। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहकों के वास्तविक क्रेडिट कार्ड को स्वैप किया, कैंची उठाई और फिर से आधा कार्ड डाला। पूरी तरह से ऑटो पायलट। नजर उठाने पर उसे हैरान ग्राहक दिखाई दिया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने आखिर क्या कर डाला। मेरे शोध ने मुझे एक और महिला के बारे में पता चला। वह भूतपूर्व स्कूल शिक्षिका थी जो कंपनी में काम करने लगी थी। हालांकि अब वह वयस्कों के साथ काम कर रही थी, लेकिन उसकी पुरानी आदतें अब भी कायम थी। उदाहरण के लिए वह अपने वयस्क सहकर्मियों से पूछती थी क्या बाथरूम जाने के बाद उन्होंने हाथ धोए थे। मुझे एक आदमी की कहानी भी पता चली जिसने वर्षों तक लाइफ गार्ड का काम किया था। यह आदमी जब भी किसी बच्चों को दौड़ते देखता तो कभी कभार चिल्ला देता था। जो संकेत हमारी आदतों को चिंगारी देते हैं वे समय के साथ इतने सामान्य हो जाते हैं कि नजर ही नहीं आते हैं। जैसे किचन काउंटर पर काउच के बगल में रिमोट कंट्रोल, हमारी जेब में पेन। इन संकेतों पर हमारी प्रकृति गहराई से तय होती है कि यह भी लग सकता है कि हमारे मन में काम करने की इच्छा शून्य से आई। इसी कारण से व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया जागरूकता के साथ शुरू करना चाहिए। नई आदत को सफलतापूर्वक डालने से पहले हमें अपनी वर्तमान आदतों को समझना होगा। यह उम्मीद से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब कोई आदत आपके जीवन में डेटा से जुड़े जमा लेती है तो यह ज़्यादातर मामलों में गैर चेतन और स्वचालित बन जाती है। अगर कोई आदत आपको दिखती ही नहीं तो आप उसे सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा, जब तक आप अवचेतन को चेतन नहीं बनाते यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और इसे आप किस्मत का नाम देते रहेंगे। तो एक बार ये फिर सुन लीजिए। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते ये आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा, आप इसे किस्मत का नाम देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कहता है अचेतन, जो हमारे अचेतन मन में है, जो हमारे पिछले आदत में ढल चुका है, अगर उसको हम चेतन में नहीं बनाए तो फिर वही चलता रहेगा। फिर हम किस्मत से कहेंगे कि ये किस्मत में लिखा था। फिर चलते हैं, कहता है आदतों का स्कॉट बोर्ड। कहता है जापानी रेलवे सिस्टम को संसार के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर आप कभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आप गौर करेंगे कि कंडक्टर्स की एक विचित्र आदत होती है। जब ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर उसकी इशारा करके कहता है सिग्नल हरा है। जब ट्रेन हर स्टेशन के अंदर और बाहर जाती तो ऑपरेटर स्पीड मीटर की ओर इशारा करता और चिल्लाकर बताता कि ट्रेन कितनी गति की है। जब प्रस्थान का समय होता तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर इशारा करता और चिल्लाकर समय बताता। बाहर प्लेटफॉर्म पर दूसरे कर्मचारी भी इसी तरह का काम करते। हर ट्रेन के चलने से पहले स्टाफ के सदस्यों प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ इशारा करके घोषणा करते रहते हैं, रास्ता साफ है।
हर हिरण को देखकर उसकी ओर संकेत किया जाता है और उसे चिल्लाकर बताया जाता है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुकारना कहा जाता है। इस सुरक्षा तंत्र को गलतियों कम करने के लिए बनाया गया है। यह मुश्किलपूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत असरदार साबित हुआ। इससे गलतियां 85% तक कम हुई और दुर्घटनाएं 30% तक। न्यूयॉर्क सिटी में एटीएम में सबसे सिस्टम ने एक संशोधित संस्करण अपनाया जिसमें सिर्फ इशारा किया जाता और अमल के 2 साल के भीतर ही गलत तरीके से खड़ी होने वाली सब वेब की घटनाएं 57% कम हो गई। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसीलिए है क्योंकि अवचेतन आदत को चेतन में ले आता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। पैटर्न ऑपरेटर्स को अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए इस बात का ज़्यादा संभावना रहती है कि वे गलती करने से पहले ही समस्याओं को देख ले। मेरी पत्नी भी एक ऐसी ही चीज़ करती। जब हम यात्रा के लिए दरवाजा से बाहर निकलते तो वे लगातार चिल्लाकर अपनी पैकिंग सूची के सबसे अनिवार्य सामान गिनाती। मेरे पास चाबियां हैं, मेरे पास पर्स है, मेरे पास मेरा चश्मा है, मेरे पास मेरा पति है। कोई बार जितना ज़्यादा स्वचालित बन जाता है उसके बारे में उतना ही कम सोचते हैं। जब हम किसी व्यवहार को 1000 बार पहले भी कर चुके हैं तो हम चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार की परिस्थितियाँ भी पिछली बार जैसी होंगी। हम जो हमेशा से करते आ रहे हैं उसे करने से हम इतने ज़्यादा आदी होते हैं कि हम रुक कर यह सवाल ही नहीं करते कि क्या यह करना सही होगा। स्व जागरूकता का अभाव भी हमारे कई असफलताओं का मुख्य कारण होता है। तो कहता है, जब मैं जापान गया तो मैं इस रणनीति की वजह से एक औरत को जान बचाते देखा। उसका छोटा बच्चा जापान के मशहूर बुलेट ट्रेन के शिनोकेन्स के दरवाजे में बंद होते समय चढ़ गया। महिला उसे पकड़ने के लिए अंदर हाथ डाल ही रही थी लेकिन उसका हाथ दरवाजे में फंस गया और वह प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही। ट्रेन को चलने से ठीक पहले कर्मचारी ने प्लेटफॉर्म पर इशारा करना और पुकारना रणनीति का इस्तेमाल करके सुरक्षा जांच की। 5 सेकंड से भी कम समय उसका ध्यान उस महिला पर चल गया और उस ट्रेन को रोक दी। दरवाजा खुला और आंसू से डूबी महिला दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंच गई। 1 मिनट में ट्रेन सुरक्षित रूप से चल दी। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग देख लिए कि कैसे हम हर चीज़ को अगर सही दिशा में काम करें तो कैसा होता है। ये एक एग्जांपल से देख लिए। तो फिर कहता है, आदत को बदलते समय हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह होती है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहे। इससे स्पष्ट होता है कि बुरी आदतों के परिणाम अनजाने में हमारे सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में जागरूक ही नहीं होते। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पॉइंट एंड कॉल सिस्टम बनाना चाहिए। यही से हमने आदत के स्कोरबोर्ड का विचार कर लिया है। यह एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में जितना ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। आप अपना खुद का स्कोर बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की सूची बनाएं। तो यहाँ एक सैंपल दिया जा रहा है कि आपका सूची कहाँ से शुरू हो सकता है। जैसे जागना, अलार्म बंद करना, जागना, ब्रश करना, अलार्म बंद करना, दांतों को फ्लश करना, फ़ोन देखना, बाथरूम जाना, वजन लेना, शावर करना, डिटर्जेंट लगाना, टॉयलेट सूखने डालना, कपड़े पहनना, चाय बनाना आदि। पूरी सूची बनाने के बाद हर व्यवहार को देखें और खुद से पूछिए एक अच्छी आदत है या बुरी आदत या तटस्थ आदत। अगर आदत अच्छी है तो उसके सामने प्लस लिखे, अगर आदत बुरी है तो उसके साथ नेगेटिव लिखे, अगर आदत तटस्थ है तो उसके साथ बराबर लिखे। मिसाल के तौर पर ऊपर की सूची इस तरह दिख सकती है। जागना अच्छी बात है, इसमें बराबर का चिन्ह। अलार्म बंद करना ये भी ठीक है। फ़ोन देखना नेगेटिव। बाथरूम जाना सही काम। वजन लेना पॉजिटिव, हमारे लिए फ़ायदेमंद। शावर लेना पॉजिटिव। ब्रश करना पॉजिटिव। दांतों का फ्लश करना पॉजिटिव। डिटर्जेंट लगाना पॉजिटिव। टॉयलेट सूखने डालना सही है। कपड़े पहनना सही है। चाय बनाना। आप किसी खास आदत को अच्छा या बुरा मानते हैं आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहा है अगर वह हर सुबह बेजल के साथ पीनट बटर खाता है तो यह बुरी आदत है। दूसरी और जो व्यक्ति अपनी वजन या मांसपेशी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए यह व्यवहार एक अच्छी आदत है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी आदतों का स्कोर देने का काम एक और वजह से भी ज़्यादा जटिल हो सकता है। अच्छी आदत और बुरी आदत का लेवल पूरी तरह से सटीक नहीं है। कोई भी आदत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। आदत का तो प्रभावी होना चाहिए, यानी इससे आपका समस्या सुलझाने में प्रभावी या असरदार होना चाहिए। सभी आदतें किसी न किसी तरह आपको लाभ पहुंचाती है। बुरी आदतें भी
तभी तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए अपनी आदतों को इस आधार पर स्कोर दें कि आपको लंबे समय में कैसे लाभ पहुंचाए। लंबे समय में आमतौर पर अच्छी आदतों को सकारात्मक परिणाम होते हैं, दूसरी तरफ लंबे समय में बुरी आदतों का नकारात्मक परिणाम होते हैं। सिगरेट पीने से इस वक्त तो तनाव कम हो सकता है, जिस वजह से ये आपके लिए उपयोगी है, लेकिन लंबे समय में इसके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको अब भी यह तय करने में मुश्किल आ रही है कि किसी खास आदत का रेटिंग कैसे देना है, तो मैं एक सवाल बताना चाहूँगा जिसे पूछना मुझे बहुत पसंद है। क्या यह व्यवहार वैसा व्यक्ति बनाने में मेरी सहायता करता है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? यह आदत मेरी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट देती है या उससे मजबूत बनाती है? आमतौर पर अच्छी आदतें हैं। दूसरी तरफ जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के साथ संघर्ष या विरोध में आती है तो वे आमतौर पर बुरी आदत होती है। जब आप अपनी आदतों का स्कोरबोर्ड बनाएं तो पहले पल तो अपने कोई भी आदत बदलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि सचमुच हो क्या रहा है, बिना किसी आंतरिक आलोचना को। अपने विचार और कामों को अवलोकन करें, अपनी कमियों के लिए खुद को दोष नहीं दे, साथ ही अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी भी नहीं दे। यदि आप हर सुबह एक चॉकलेट बार खाते हैं तो आप इस पर गौर करें कि मानो आप किसी दूसरे को देख रहे हैं। ओह, कितना दिलचस्प बात है कि वह ऐसा कर रहा है। अगर आप भूखड़ों की तरह खा रहे हैं तो आप गौर करें कि आप आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप अपना जीवन उस तरह खर्च कर रहे हैं जिस तरह आप नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये स्कोरबोर्ड कितना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है आप देख ही रहे हैं। तो फिर कहता है अपनी आदतों को बदलने की दिशा में पहला कदम उन्हें खोजना है। अगर आपको महसूस होता है कि आपको अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जो करने की सोच रहे हैं उसे जोर से बोले, यह भी बताएं कि परिणाम क्या होगा। अगर आप अपनी जंक फूड खाने की आदत को कम करना चाहते लेकिन खुद को एक और कुकी उठाते देखें तो जोर से बोलिए, मैं यह कुकी खाने वाला हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा और मेरी सेहत का नुकसान होगा। जब आप अपनी बुरी आदतों के बारे में से जोर से बोलते हैं तो परिणाम ज़्यादा वास्तविक लगने लगता है। इससे आप बेध्यानी से आप अपनी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते और चेतन होकर सही काम करते हैं। यह नीति कार्यसूची के किसी काम को याद रखने में भी मदद करती है। अगर आप जोर से बोलते हैं कि कल मुझे लंच के बाद पोस्ट ऑफिस जाना है तो इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप सचमुच ऐसा करेंगे। आप किसी काम की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं और इसी से सारा फर्क पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, कहता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और आदतों का स्कोरबोर्ड जैसी रणनीतियों का लक्ष्य यही है कि आप अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें प्रेरित करने वाले संकेतों को स्वीकार करें ताकि आप पुरस्कारदायक प्रतिक्रिया करें। तो जी हाँ दोस्तों, उसको रिकैप करते हैं इसमें क्या क्या सीखे। मेन पॉइंट को लिखते चलते कहता है फर्स्ट ऑफ, पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। जब हमारी आदत स्वचालित बन जाती है तो हम उस काम या व्यवहार पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आदतों को बदलने से पहले आपको उनके बारे में जागरूक बनना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि आप के कामों के शब्द में बताकर यह अवचेतन आदत को चेतन में आता है और जागरूकता के साथ स्तर को ऊपर उठा देता है। आदतों का स्कोरबोर्ड एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना, करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म। तो दोस्तों, हम लोग देख लिए कि आप अपनी आदत का स्कोरबोर्ड कैसे तैयार करें, आप अपनी आदत को कैसे क्या चीज़ करें और जो चीज़ करें उसको हमें बस करते जाना है। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कितनों सुन लिए, कितनों पढ़ ले और वो चीज़ हम किया नहीं तो फिर हमारे लिए वो कोई फायदे नहीं है। तो आप वो चीज़ को करें और आप अपने दैनिक दिनचर्या में उसको इस्तेमाल करें। तो फिर अगले वीडियो में नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, जी हाँ दोस्तों, अगले पाँच में देखेंगे नई आदत को शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। तो ये चैप्टर होने वाला इंपॉर्टेंट अगला। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देता है कि उसे भी आदत बनाने का और नई आदत को कैसे लगाएं वो भी अगर जानना चाहें तो हर एक तक शेयर कर दें। और आप भी लाइक करके कमेंट करें कि आप आज की वीडियो से क्या सीखे और वीडियो में क्या सुधार लाना चाहते हैं, क्या मेरा फेस आप देखना चाहते हैं और फेस के साथ एनिमेशन हर एक चीज़ आपके साथ लाना चाहते हैं तो हर एक तरह शेयर करें और आपके लिए सब कुछ लाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश बांटते रहिए। जय।